पिछले 3 महीने से अगर आप मार्केट को देखें तो उसमें मिड स्मॉल और माइक्रो कैप ने एक बहुत ही बेहतरीन रैली दिखाई है, बाउंस बैक किया है। लार्ज कैप कंपैरेटिवली अभी भी अंडर परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन अगर 6 महीने में हम देखेंगे तो उतना बेहतरीन प्रदर्शन नहीं है इसमें, क्योंकि बीच में जो वॉर का पीरियड था उसकी वजह से काफी दिक्कत आई है। हालांकि अभी भी मिड स्मॉल कैप अपने हाईज से बहुत नीचे है, लेकिन लास्ट 3 मंथ काफी बेहतर दिखे हैं। तो एक सवाल सिंपली मन में उठता है कि ये जो रैली चल रही है मिड स्मॉल कैप में, ये कंटिन्यू करेगी कि नहीं करेगी, क्योंकि जो ग्लोबल पिक्चर है वहां पे काफी चीजें सेटल होती हुई दिख रही है। लेटेस्ट खबर ये आ रही है कि ईरान को ऑयल बेचने के लिए परमिशन दे दी गई है, अगस्त तक वो बेचेंगे। ये सब चीजों के बीच में मार्केट बड़ा मूव कब दिखाएगा और उसमें आप अपने पोर्टफोलियो में अल्फा जनरेट करने के लिए क्या क्या कर सकते हैं, इस पे हम बातचीत करेंगे। और बहुत ही स्पेशल गेस्ट आज हमारे साथ हैं, प्रभाकर कुडवा, समृद्धि कैपिटल के फाउंडर और फंड मैनेजर हैं। तो प्रभाकर के साथ हमारी एक बातचीत है कि एवरी 6 मंथ हम इनके साथ बातचीत करते हैं, तो काफ़ी चीज़ें तब तक बदल जाती है और हम उसके अपडेट लेते हैं कि अब क्या चल रहा है। तो प्रभाकर, थैंक यू सो मच ज्वाइन करने के लिए। और बहुत ही इंटरेस्टिंग मार्केट लास्ट 6 मंथ में हुआ जब हम लोगों ने लास्ट बात की थी, और आपने ये कहा था कि अब यहाँ से थोड़ा चीज़ ठीक होंगी। तो एक बड़ा इवेंट हुआ, उसके बावजूद चीज़ें ठीक हुई हैं। तो पहला सवाल तो मेरे मन में यही आ रहा है कि हाउ यू आर लुकिंग एट दिस मार्केट। नमस्कार नीरज जी। थैंक यू, मतलब फिर से मुझे बुलाने के लिए। मार्केट जैसे हमने लास्ट टाइम, मतलब हमने शायद 2 बार पहले बात किया है, तो मैं हमेशा उसी प्रिंसिपल से स्टार्ट करता हूँ कि मार्केट को हमेशा एक साइकिल के नज़रिए से देखना चाहिए। इवेंट्स तो होते रहते हैं, बट इवेंट्स के बैकग्राउंड में जो है वो एक साइकिल चलता रहता है। तो उसमें 2 टाइप के साइकिल होते हैं, एक बोलते हैं मार्केट साइकिल और एक होता है अर्निंग साइकिल। तो जब ये दोनों साइकिल एक साथ ऊपर जाते हैं तो हमको बुल मार्केट देखने को मिलता है। जब इसमें थोड़ी बहुत खींचातानी होती है, अगर मार्केट साइकिल अच्छा है बट अर्निंग साइकिल अच्छा नहीं है, या वाइस वर्सा, थोड़ा साइडवेज मार्केट लगता है। और जब दोनों साइकिल ही अगेंस्ट द विंड होते हैं तो हमें करेक्शन और बेयर मार्केट देखने को मिलता है। तो लास्ट अगर आप 2 साल पहले की हम जाएंगे तो 2 साल पहले मार्केट भी काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दिया था और अर्निंग्स भी थोड़े पीक आउट हो गए थे, बट बिकॉज ऑफ वेरियस रीजंस अर्निंग्स भी थोड़े डाउन ट्रेंड में चले गए थे और मार्केट भी जो पीक आउट हो गया था वो करेक्शन फेज में चला गया। तो 2 साल में मोटा मोटी किसी का ज़्यादा पैसा बना नहीं। और उसके बाद 1 अप्रैल से जो रैली स्टार्ट हुई है वो अभी हम जून में चल रहे हैं, तो ऑलमोस्ट 3 महीना, तो लास्ट 3 महीने में जैसे आपने कहा कि बहुत ही अच्छी रैली देखने को मिली है, स्पेशली मिड और स्मॉल कैप सेगमेंट में, माइक्रो कैप सेगमेंट में भी। बट एक डिफरेंस ये है कि बहुत ही थीमेटिकली ड्रिवन मार्केट है। तो जो लोग निफ्टी, सेंसेक्स और ब्रॉड मतलब इंडेक्स को देखेंगे उनको लगेगा कि मार्केट अभी भी मतलब बेरिश फेज में ही है। बट एक्चुअली अगर आप अंडरलाइंग स्टॉक्स को देखते हैं तो बहुत सारे स्टॉक्स में 50-60% फ्रॉम द बॉटम रैली आया है। रीज़न इसका सिंपल है कि जो चीज़ ज़्यादा पनिश होती है, ज़्यादा गिरती है, वही बाउंस में सबसे पहले ऊपर आती है। तो मिड और स्मॉल कैप और माइक्रो कैप के साथ वैसा ही हो रहा है, क्योंकि जब मार्केट्स गिरे थे तो लार्ज कैप्स उतने नहीं गिरे थे। फॉलिंग मार्केट्स में लार्ज कैप आउट परफॉर्म करते हैं और स्मॉल और माइक्रो कैप अंडर परफॉर्म करते हैं। और जब रिकवरी आती है तो स्मॉल और माइक्रो कैप वो पूरा अंडर परफॉर्मेंस बड़ी जल्दी से कैप्चर करके मेकअप कर लेते हैं, और वही चल रहा है। बट पॉजिटिव बात क्या है कि अर्निंग्स अगर आप देखें Q4 के ब्रॉडर मार्केट के, तो अर्निंग्स बहुत ही ज़्यादा अच्छे आए हैं इन स्पाइट ऑफ द वॉर का पूरा इम्पैक्ट तो Q1 में आएगा, लेकिन इन स्पाइट ऑफ ऑल दैट Q4 के जो अर्निंग्स हैं वो काफ़ी अच्छे आए हैं। अगर आप डेटा देखते हैं तो शायद 12-13 क्वार्टर में हाईएस्ट एवर टॉप लाइन ग्रोथ, मीडियन टॉप लाइन ग्रोथ एज वेल एज मीडियन प्रॉफिट ग्रोथ देखने को आई है ब्रॉडर मार्केट में। और इसी का नतीजा है कि मार्केट्स में री रेटिंग हुई है। ऑफ कोर्स जो बहुत सारे हेडविंड्स थे, चाहे वो टैरिफ के हेडविंड हो, चाहे वो वॉर की अनसर्टनिटी हो, वो सब भी थोड़े रिसीड हो रहे हैं, थोड़े न्यूट्रल टेरिटरी में आ रहे हैं। तो ये तीनों चीज़ें मिलके, मतलब जो जियोपॉलिटिकल हेडविंड्स हैं वो कम हो रहे हैं और अर्निंग्स ट्रैजेक्टरी इंप्रूव हो रही है 12-13 क्वार्टर्स के बाद। तो ये दोनों का जब अगर आप दोनों जोड़ देते हैं
तो देयर इज इनफ रीजन टू एक्सप्लेन कि ये रैली क्यों हो रही है, और मुझे लगता है कि शायद ये रैली कंटिन्यू होगी। तो प्रभाकर, आपने एक बात कही कि मार्केट का साइकिल और अर्निंग साइकिल दोनों एक साथ चलते हैं तो बुल रन होता है। तो Q4 में हमने देखा कि अर्निंग साइकिल स्पेशली मिड और स्मॉल की तो बहुत अच्छी थी, गजब की अर्निंग दिखाई उन्होंने। तो शायद वॉर का पूरा इसमें इम्पैक्ट नहीं हुआ होगा, इन्वेंट्री नहीं होगी या मैनेज किया होगा, बट ये वाला पूरा क्वार्टर तो वैसे जा रहा है। तो क्या जो मिड कैप, स्मॉल और माइक्रो में रैली, ये Q1 की इस वीकनेस को डिस्काउंट करके Q2 को देख रहा है क्या? क्योंकि ये वाला अर्निंग तो एक कंसेंसस है कि बहुत अच्छा नहीं जाएगा शायद। बिल्कुल बिल्कुल, जैसे हम लोग बोलते हैं कि मार्केट इज अ फॉरवर्ड लुकिंग मैकेनिज्म, तो मार्केट को जो चीज़ ऑलरेडी पता है वो मार्केट उसके बारे में ज़्यादा बॉदर नहीं करता है। तो Q1 खराब होने वाला है वो ऑलरेडी पता है, बट ऑलरेडी क्या हो रहा है कि क्रूड प्राइसेस ऑलरेडी नीचे आ गए हैं। और जैसे आपने भी बोला कि जो लेटेस्ट न्यूज़ आ रही है कि ईरान के सैंक्शंस भी शायद हट जाएंगे और ईरानियन ऑयल ऑल्सो का सप्लाई भी आएगा मार्केट में, तो क्रूड और भी गिरना चाहिए। तो मार्केट को पता है कि जो Q1 में जो क्रूड का एवरेज प्राइस था, जो भी 85 से 95 के बीच में होगा, वो इज़ अ स्टोरी ऑफ द पास्ट, कि वो बात ऑलरेडी ख़त्म हो चुकी है। आगे जाके जो क्रूड का एवरेज होने वाला है वो शायद 75 और 85 के बीच में होने वाला है Q2 के लिए। और शायद उसके बाद अगर इतना सारा सप्लाई आएगा, वेनेजुएला का सप्लाई भी आएगा, और चाइना का भी डिमांड थोड़ा बहुत कम हो गया क्योंकि डोमेस्टिकली वो लोग थोड़ा स्ट्रगल कर रहे हैं। सो उसकी वजह से मार्केट Q2 Q3 की तरफ देखेगा और मेरे हिसाब से Q1 को इग्नोर कर देगा। और Q1 के रिजल्ट्स भी अगर जितने हम लोगों ने सोचे उतने खराब नहीं आए हैं तो दैट ऑल्सो विल बी अ पॉजिटिव सरप्राइज। तो ब्रॉडर मार्केट के लिए मेरे ख्याल से Q1 में अगर कुछ करेक्शन भी आता है तो इट विल बी एन अपॉर्चुनिटी, क्योंकि जैसे मैंने बोला कि मार्केट साइकिल भी एक प्ले आउट हो चुका है। मोर देन 2 ईयर्स, मतलब 2 साल से ज़्यादा हम लोग टाइम और प्राइस करेक्शन देख चुके हैं, और एक नया साइकिल अभी स्टार्ट हुआ है मेरे हिसाब से। और जो जब नया साइकिल जब स्टार्ट होता है वो एटलीस्ट 12 से 18 महीने चलता है, राइट। सो अभी 3-4 महीने ही हुए हैं, सो बिगिनिंग है। करेक्शंस आएंगे, ऐसा नहीं है कि वन वे ऊपर जाएगा, ऐसा कोई इतना कोई लिक्विडिटी और बुल मार्केट का भी सीन नहीं है। बट मेरे ख्याल से अभी ये बिगिनिंग ऑफ द मतलब फर्स्ट फेज है। जैसे जैसे अर्निंग्स इंप्रूवमेंट्स आएंगे Q2 Q3 में, मेरे ख्याल से ये मार्केट उसको पहले ही डिस्काउंट करके धीरे धीरे ऊपर ट्रेंड करने की कोशिश करेगा। तो प्रभाकर, क्या ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अर्निंग साइकिल के साथ मार्केट साइकिल भी मिलेगी और बड़े वाले स्टॉक भी, इंडेक्स भी यहाँ से एक रैली की तरफ बढ़ेगा? क्योंकि हम लोगों ने देखा कि 23,000 को इसने बहुत अच्छा एक बॉटम जैसा बनाया है, जबरदस्त तरीके से वहाँ पे पुट राइटर बैठे हुए हैं कि नहीं साहब 23,000 को प्रोटेक्ट करना है। हम लोग पिछले 1.5-2 हफ्ते से देख रहे हैं। तो क्या ये मानना चाहिए कि एक नियर टर्म बॉटम बन गया और अब यहाँ से मार्केट भी, बिग पिक्चर भी बड़ी तेजी से ऊपर की तरफ जाएगी? देखिए, यहाँ पे दो चीज़ें हैं। एक, जो लार्ज कैप्स का दो प्रॉब्लम्स थे। एक प्रॉब्लम ये था कि FIIs बेच रहे थे और उनके सारे होल्डिंग्स प्राइमरीली लार्ज कैप्स में। जब मैं बोलता हूँ लार्ज कैप्स, अगर आप देखें प्राइवेट बैंक, IT, द बिग कंज्यूमर नेम्स, तो यहाँ पे काफ़ी सेलिंग आ रहा था। वो सेलिंग एक हफ्ते से थोड़ा कम हो गया है, बाइंग में कन्वर्ट नहीं हुआ है बट सेलिंग कम हो गया है। तो FII सेलिंग नंबर्स अगर आप देखते हैं लास्ट 3-4 डेज के, तो वो टेपर डाउन हो गए हैं, फ्लैटिश की तरफ आ रहे हैं। तो एक वो उनके लिए रीज़न है एक बाउंस आने का। दूसरा रीज़न क्या है कि बहुत ज़्यादा बीटन डाउन है लार्ज कैप्स। वैल्यूएशंस अगर आप देखें तो काफ़ी मल्टी ईयर लो वैल्यूएशंस पे हैं लार्ज कैप्स। तो दैट इज़ वन मोर रीज़न वाई लार्ज कैप्स मतलब थोड़ा बहुत इम्प्रूवमेंट दे सकते हैं। बट मुझे नहीं लगता है कि अगर मैं उनका अर्निंग्स ट्रैजेक्टरी देखूं तो लार्ज कैप्स में कुछ बहुत बड़ी रैली या मतलब नेक्स्ट ऑर्बिट में चले जाएंगे। अभी तक तो मुझे ऐसा कुछ नहीं लग रहा है। शायद अगर Q2 Q3 के नंबर्स अगर अच्छे हुए तो वील हैव टू सी, हाँ देखना पड़ेगा। बट एज थिंग्स स्टैंड नाउ मुझे नहीं लग रहा है कि लार्ज कैप्स में कुछ फायरवर्क्स टाइप का स्टोरी है। डेफिनेटली वहाँ पे एक मीन रिवर्शन बाउंस ड्यू है, क्योंकि बहुत ही बीटन डाउन है, वैल्यूएशंस बीटन डाउन है, इंटरेस्ट बीटन डाउन है, FIIs लगातार बेचते रहे हैं। तो उस हिसाब से एक 10-15% का रैली हम लोग रूल आउट नहीं कर सकते हैं निफ्टी में। बट ब्रॉड बेस्ड ऐसे सेकुलर टाइप ऑफ रैली मुझे लार्ज कैप्स में नहीं लग रहा है, क्योंकि जो अर्निंग्स ग्रोथ आ रहा है, जैसे मैंने इनिशियली बोला, वो कुछ ही सेक्टर्स में आ रहा है।
तो वो जो सेक्टर्स हैं जैसे कि डिफेंस है, सीडीएमओ है, एआई रिलेटेड है, पावर है, तो अगर आप निकाल के देखते हैं 3 महीने का जो मूव आया है, ये इन्हीं स्टॉक्स में आया है। और क्योंकि इन्हीं स्टॉक में क्यों आया, क्योंकि इन्हीं स्टॉक्स में सुपर हाई ग्रोथ आ रहा है। और ये सारे के सारे स्टॉक्स लार्ज कैप में नहीं है, ये सारे के सारे स्टॉक्स मिड और स्मॉल कैप्स में है। ये सारे के सारे सेक्टर्स का रिप्रेजेंटेशन लार्ज कैप में नहीं है। तो अगर कोई सस्टेन्ड रैली आएगा तो मुझे लगता है कि वो ब्रॉडर मार्केट में आएगा, और उसके इनिशियल साइंस भी ऑलरेडी दिख रहे हैं हमको। निफ्टी में जो आएगा वो मोर ऑफ अ रिलीफ टाइप ऑफ अ रैली आ सकता है, क्योंकि वैल्यूएशंस कम है, जिसको मैं बोल दूँ कि मीन रिवर्शन टाइप का रैली आ सकता है। बट सस्टेन्ड रैली अगर लार्ज कैप्स में अगर हमको देखना है तो अर्निंग्स इंप्रूवमेंट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अगर आप लार्ज कैप्स को ब्रेक डाउन करते हैं, अगर आप बैंकिंग देखते हैं, तो बैंकिंग क्रेडिट ग्रोथ कंट्री लेवल पे तो शायद अच्छा लास्ट क्वार्टर में भी था और आगे भी आएगा, बट मुझे लगता है कि कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। अभी पब्लिक सेक्टर भी एक्टिव है, प्राइवेट सेक्टर भी एक्टिव है, एनबीएफसी भी एक्टिव है, स्मॉल फाइनेंस बैंक्स भी एक्टिव हैं, सबके बैलेंस शीट्स क्लीन अप हो गए हैं, सब लोग लैंडिंग करने के लिए रेडी हैं। तो जो बोलते हैं कि जो केक है वो काफ़ी ज़्यादा हिस्सों में बटेगा, तो बैंक्स का वो प्रॉब्लम है। तो ओवरऑल कंट्री लेवल का क्रेडिट ग्रोथ भी अच्छी रही तो इंडिविजुअल में डिवाइड हो जाएगा। आईटी, लार्ज कैप आईटी में आपको पता ही है कि एआई का एक वैल्यूएशन और एक टर्मिनल वैल्यू का एक क्वेश्चन मार्क आ रहा है, उसकी वजह से वहाँ पे बाइंग आना मुश्किल है। अगर आप कंजम्पशन देखते हैं, लीवर्स, आईटीसीज, नेस्लेस ऑफ द वर्ल्ड, नेस्ले का तो फिर भी नंबर अच्छा था, बट बाकियों के नंबर्स काफ़ी सैचुरेटेड मार्केट टाइप लग रहा है। तो लार्ज कैप्स में मैं उतना बुलिश नहीं हूँ, मैं ज़्यादा बुलिश न्यू सेक्टर्स में हूँ, न्यूअर थीम्स में हूँ, जहाँ पे अर्निंग्स ग्रोथ अच्छी दिख रही है। सो मैं ये दोनों को डिफरेंशिएट करके चलूंगा। बिल्कुल बिल्कुल। और हम लोग एक क्वेश्चन और मैं लेता हूँ बिग पिक्चर का, फिर हम लोग इस पे जाएंगे जो अपना असली एजेंडा है कि मिड और स्मॉल कैप में हम लोग बात करें। एफआईआईज वापस आएंगे क्या? ये मतलब उनकी नाराजगी कब तक चलती रहेगी कि आपकी एआई का ट्रेड और करेंसी और ग्रोथ ये सब, वो कब आएंगे वापस? नहीं, एफआईआईस आएंगे। ये पूरा का पूरा एक कैपिटल फ्लो का साइकिल है। भैया 2-3 साल पहले जाके देखेंगे तो इंडिया वाज द डार्लिंग। उस टाइम पे एफआईआईस इंडिया True. में एक्सट्रीम ओवरवेट थे। उनको चाइना नहीं जाना था, उनको ब्राजील नहीं जाना था, उनको कोरिया तो मैप में ही नहीं था। तो एक्सट्रीम ओवरवेट हो गया था इंडिया का 2021 2022 में। और उसके बाद जब उनको लगा कि इंडिया में काफ़ी अच्छे पैसे बन गए हैं और बाकी मार्केट्स अच्छे दिखने लगे वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू से, ग्रोथ पॉइंट ऑफ व्यू से, तो पैसा वहाँ चला गया। अभी एक टाइम ऐसा आ रहा है कि अभी कोरिया अगर वगैरह भी द वे थिंग्स हैव गॉन अप, एक में भी 6 महीने 12 महीने में टॉप आउट करेंगे। उसके बाद पैसा फिर घूम के आएगा। फिर इंडिया का एलोकेशन भी हिस्टोरिक लोस पे है फ्रॉम एफआईआई पॉइंट ऑफ व्यू, एमएससीआई इंडेक्स में। तो इट्स अ साइकिल। तो मुझे नहीं लगता है कि एफआईआईज परमानेंटली इंडिया छोड़ के चले गए हैं। कुछ डेटा भी मैंने कहीं पे पढ़ा था कि शायद 1-2% ऑफ द एलोकेशन उन्होंने बेचा है, और उसमें से भी नेट आउटफ्लो शायद 1% होगा। जो बाकी 1% है वो उन लोगों ने मिड कैप में या लार्ज मिड कैप्स में डिप्लॉय किया, जो नए सेक्टर्स है उसमें डिप्लॉय किया, आईपीओज में डिप्लॉय किया है। तो ऐसा नहीं है कि एफआईआईज इंडिया को इग्नोर कर सकते हैं। वी आर द थर्ड और द फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी नाउ, और वर्ल्ड स्टेज पे भी काफ़ी हमारा स्टैचर बढ़ गया है अभी। और आप G7 में भी देखते हैं तो इंडिया वाज, इवन दो इट्स नॉट पार्ट ऑफ द थिंग, इट वाज स्टिल मतलब एक स्टेज पे या कहीं पे भी उसका एक इंडिया वाज ऑलवेज समथिंग बीइंग स्पोकन अबाउट। तो इंडिया इज नो लॉन्गर मतलब कैटेगराइजेशन में अगर आप यूएस चाइना के बाद अगर आप देखते हैं तो पहले इंडिया का नाम नहीं आता था। अभी इंडिया का नाम जर्मनी, यूरोप के साथ इंडिया का नाम भी प्रोमिनेंटली आता है। तो इंडिया इज नॉट अ मार्केट कि एफआईआईज उसको इग्नोर कर पाए। मुझे लगता है कि एफआईआईज आएंगे, बट प्रॉब्लम क्या हो रहा है कि जिस सेगमेंट में उनको आना है वहाँ पे अर्निंग्स ग्रोथ नहीं है, जैसे हमने पहले क्वेश्चन में डिस्कस किया। इसीलिए शायद वो लोग, अगर आप पावर सेक्टर के नेम्स देखते हैं जो एआई प्रॉक्सी से उनके नेम्स देखते हैं, आप उनका एफआईआई होल्डिंग्स देखिए लास्ट 2 क्वार्टर में, एक्चुअली उनका एफआईआई होल्डिंग बढ़ा है। तो ऐसा नहीं है कि एफआईआईज इंडिया आना नहीं चाहते हैं, उनको अगर राइट आइडियाज़ मिल रहे हैं तो वो डिप्लॉय करेंगे। और अगर लार्ज कैप्स में जैसे मैंने बोला कि Q2 Q3 के बाद अगर थोड़ा इंप्रूवमेंट अर्निंग्स में आया तो डेफिनेटली एफआईआईज विल कम बैक। इट्स अ साइकिल। ऐसा नहीं है कि कोई भी किसी भी कंट्री को परमानेंटली छोड़ के, मतलब इंडिया जैसे साइज के कंट्री को परमानेंटली छोड़ के वो लोग नहीं जा सकते। वेरी ट्रू। अब हम लोग आते हैं मिड और स्मॉल कैप की दुनिया में। हमने देखा कि लास्ट 3 मंथ में बहुत बढ़िया रैली हुई इसमें।
तो जो एक थ्योरी पिछले समय चल रही थी कि बहुत महंगा हमारा मार्केट है और इस वजह से उसमें करेक्शन आया था, तो अगर रिसेंटली हम लोग देखें तो एनएससी निफ्टी 500 का अगर हम पूरा स्पेस लें तो उसमें से 17% स्टॉक ऐसे हैं जो 20 के मल्टीपल से नीचे हैं, बाकी सब इससे ऊपर चले गए हैं और रिसेंट रैली में तो महंगे हो गए। तो क्या मिड और स्मॉल कैप में फिर से एक्सपेंसिव हो गए हैं वैल्यूएशंस, या नहीं अभी नहीं हुए, जो कि जो जो पीक वैल्यूएशंस थे उससे तो अभी भी नीचे है? आई थिंक मिड और स्मॉल कैप में अगर आप मतलब इंडिविजुअल नेम्स निकालेंगे तो कुछ पॉकेट्स में वैल्यूएशंस डेफिनेटली एक्सपेंसिव हैं। कुछ पॉकेट में अभी भी बहुत सारा वैल्यू है। आज 2 साल में जो मार पड़ी है मिड और स्मॉल कैप को, उसमें कुछ स्टॉक्स और सेक्टर्स एक्सट्रीमली बीटन डाउन अभी भी हैं, और जहाँ पे थोड़ा बहुत फ्रेंजी है, जैसे मैंने जो नाम लिया, मैंने पावर, एआई, वहाँ पे तो वैल्यूएशंस काफ़ी आई वुड मतलब ओवर वैल्यूड है या नहीं पता नहीं, बट वैल्यूएशन काफ़ी रिच है। बट ये हमेशा ऐसे ही होता है, इसमें कोई नई बात नहीं है। जब भी कोई बुल मार्केट आता है, जहाँ भी ग्रोथ है वहाँ पे वैल्यूएशंस एक्सपांड होते हैं, और बात ये है कि वैल्यूएशंस एक्सपांडेड ही रहते हैं जब तक ग्रोथ सस्टेन होता है। ओनली व्हेन द ग्रोथ स्लोज डाउन ये वैल्यूएशन कंप्रेशन आता है। सो अगर आप कोई भी बुल मार्केट निकाल के देखें, 2003 वाला बुल मार्केट, 2012 13 वाला बुल मार्केट, या प्री जो 15 से लेकर 18 तक था, या फिर कोविड के बाद वाला जो बुल मार्केट था, अगर आप इंडिविजुअल सेक्टर्स को निकाल के देखेंगे तो जो बुल मार्केट 2 3 4 साल चला है और उसमें जो स्टॉक्स अच्छा परफॉर्म किए हैं, उनका वैल्यूएशन हमेशा ही ज़्यादा ही था। कभी कभी भी ऐसा नहीं था कि कम वैल्यूएशन वाले स्टॉक आपको मिल गए। तो बुल मार्केट में ऐसा ही होता है, वैल्यूएशंस एक्सपांड होते रहते हैं जब तक अर्निंग्स ग्रोथ रहता है। तो मुझे लगता है कि इन्वेस्टर्स को अर्निंग्स ग्रोथ पे फोकस करना चाहिए, क्योंकि वैल्यूएशंस को हम आइसोलेशन में नहीं देख सकते हैं कि सिर्फ वैल्यूएशन एक चीज़ नहीं होती, वो एक इक्वेशन है। तो एक साइड पे आपका वैल्यूएशन है, एक साइड पे आपका ग्रोथ है। तो अगर आप ग्रोथ को नहीं देख रहे हैं और सिर्फ वैल्यूएशन को देख रहे हैं, तो आपका काफ़ी अपॉर्चुनिटी मिस हो जाएगा। तो आपको दोनों देख के बैलेंस करके चलना चाहिए। जहाँ पे आपको लगता है कि वैल्यूएशंस बहुत ज़्यादा हैं, आप शायद थोड़ा अपना एलोकेशन वहाँ पे कम कर सकते हैं। बट अगर आप सोचेंगे कि मैं वेट करता हूँ कि जब मुझे ये 20 के नीचे मिलेंगे तभी मैं एंटर करूँगा, तो आपका पैसा बनना मुश्किल होगा, क्योंकि वो वैल्यूएशंस, ऐसे माउथ वाटरिंग वैल्यूएशंस सिर्फ क्राइसिस के टाइम पे आते हैं, और उस टाइम पे हमारी सोच ही अलग हो जाती है। उस टाइम पे हम लोग क्राइसिस पे फोकस करते हैं, उस टाइम पे वैल्यूएशन पे फोकस नहीं करते हैं। उस टाइम पे लगता है कि अरे और गिरेगा, और भी खराब होगा सिचुएशन, राइट? सो मुझे लगता है कि एक बैलेंस्ड व्यू लेना चाहिए इन्वेस्टर्स को। वैल्यूएशन को भी देखना चाहिए, बट पैरेलली ग्रोथ को भी देखना चाहिए। और जहाँ भी आपको कंफर्ट नहीं है, शायद आप वहाँ पे थोड़ा अपना एलोकेशन कम रख के चलें। बट जहाँ पे ग्रोथ आ रही है, जहाँ पे ग्रोथ विजिबिलिटी है, वहाँ पे बेट करने से ही पैसा बनता है मार्केट में। वेरी ट्रू। तो स्टॉक स्पेसिफिक मार्केट है ये, और पिक एंड चूज करिए। तो क्या एक मोटे तौर पे ये माना जा सकता है कि एटलीस्ट कैलेंडर ईयर 2026 या FY26 मार्च तक ये वाला जो ट्रेड इस समय बन रहा है कि बड़े स्टॉक नहीं चलेंगे, नहीं चल रहे हैं क्योंकि उसमें बड़ा पैसा आ नहीं रहा है, मिड और स्मॉल माइक्रो कैप में आप पिक एंड चूज करिए और अब वो रैली आपको दिखेगी, ये इस एनोमली के साथ ये पूरा फाइनेंशियल ईयर जाएगा? ऐसा लग रहा है अभी। जैसे मैंने बोला कि ऐसा नहीं है कि लार्ज कैप्स क्योंकि बीटन डाउन है, वहाँ पे एक रिलीफ टाइप ऑफ रैली आ सकती है। क्योंकि अगर आप बाकी ग्लोबल मार्केट्स को देखते हैं तो इंडियन लार्ज कैप्स आर ग्रॉस अंडर परफॉर्मर। तो वहाँ पे अगर एफआई सेलिंग थोड़ी रुक जाती है और थोड़ी उनकी बाइंग स्टार्ट हो जाती है, तो लार्ज कैप्स में भी इम्प्रूवमेंट आ सकता है। बट मुझे लगता है कि मिड कैप, स्मॉल कैप एंड द ब्रॉडर मार्केट लार्ज कैप्स को आउट परफॉर्म करने का जो ट्रेंड चल रहा है, वो ट्रेंड शायद चलता रहेगा इस साल। वेरी ट्रू। तो अब हम लोग मिड कैप में थोड़ा और डीप डाइव करते हैं। तो मेरा जो बिग क्वेश्चन ये था कि क्या अल्फा क्रिएट करना इस तरह के साइडवेज मार्केट में बहुत मुश्किल काम है, या अल्फा डेड है फिलहाल? नंबर 1 क्वेश्चन। इसी से जुड़ा हुआ है कि अगर नहीं ये क्रिएट किया जा सकता, जैसे कि हम लोगों ने अभी डिस्कस किया कि आपको बहुत सिलेक्टिव होना पड़ेगा, तो फिर आप किस तरफ देखेंगे, आपकी चॉइसेस क्या होंगी? सेक्टोरली हम उस पर डिस्कस करना चाहते हैं। पहले तो हमें समझाइए क्या अल्फा इस साइड मार्केट में पॉसिबल है? अल्फा साइडवेज मार्केट में ही आता है, क्योंकि साइडवेज मार्केट में आपका जो पोर्टफोलियो, क्योंकि साइडवेज मार्केट का मतलब क्या है कि मेजॉरिटी ऑफ द मार्केट परफॉर्म नहीं कर रहा है, वो साइडवेज जा रहा है। तो आपको
जो स्टॉक्स जो परफॉर्म कर रहे हैं वो आइडेंटिफाई करना आसान हो जाता है। पर जैसे मैंने बोला कि थोड़े बहुत हमारे जो नोशंस हैं इन टर्म्स ऑफ वैल्यूएशंस या इन टर्म्स ऑफ लुकिंग फॉर सर्टेन पैरामीटर्स, वो सब हमको थोड़ा साइड में रखना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे मार्केट में सिर्फ ग्रोथ को मार्केट वैल्यू करता है। सो साइडवेज मार्केट में जो आउटलायर ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ हैं वहीं पे सारा पैसा जाता है, और लास्ट 3-4 महीने में वही हो रहा है, और मुझे लगता है कि वही कंटिन्यू होगा थोड़े टाइम के लिए। तो अल्फ़ा एक्चुअली क्रिएट करना इजी है अगर आपके पोर्टफोलियो में ये जो सेक्टर्स हैं जहाँ पे सुपर हाई ग्रोथ आ रही है, जहाँ पे हाई ग्रोथ की विजिबिलिटी है, अगर आपके अगर पोर्टफोलियो में इसका थोड़ा ठीक ठाक वेट है, तो आप मैथमेटिकली आप आउट परफॉर्म करोगे, क्योंकि बाकी जो मार्केट है, अगर आप BSE 500 से कंपेयर कर रहे हो फॉर एग्जांपल, या निफ्टी से कंपेयर कर रहे हो, तो वहाँ पे इन स्टॉक्स और इन सेक्टर्स का रिप्रेजेंटेशन नहीं है। तो अगर आपके पोर्टफोलियो में थोड़ा सा भी इनका अगर एलोकेशन रहा तो ऑटोमेटिकली आपको अल्फा मिलेगा। अगर सब कुछ ही परफॉर्म कर रहा है तब अल्फा जनरेट करना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि सब कुछ ही ऊपर जा रहा है। तो आपका पोर्टफोलियो और जो बेंचमार्क है वो दोनों एक साथ ऊपर जाएगा, तो आपको बीटा तो मिलेगा, पैसे तो बनेंगे, लेकिन हम जो अल्फा की बात कर रहे हैं वो अल्फा बनना मुश्किल हो जाता है। तो अल्फा एक्चुअली साइडवेज मार्केट में बनाना रीजनेबली इजी, है। वेरी इंटरेस्टिंग। साइडवेज मार्केट में अल्फा बनाना इजी है, जब सब नहीं चल रहे तो ही आपको चूज करना है। तो कहाँ बनेगा अल्फा, वो सेक्टर्स कौन से हैं? तो काफ़ी सेक्टर्स मार्केट्स मतलब प्रायोरिटी दे रहा है मेरे ख्याल से। अगर आप अर्निंग्स, मतलब हम लोग तो अर्निंग्स ग्रोथ ही देखते हैं कि कहाँ पे अबव एवरेज अर्निंग्स ग्रोथ आ रही है एज अ सेक्टर। तो अगर आप डेटा निकालते हैं, अगर आप Q4 का डेटा निकालेंगे या फिर इवन Q3 Q4 का ट्रेंड्स भी देखेंगे, तो 5 ऐसे सेक्टर्स हैं जहाँ पे अच्छा अर्निंग्स ग्रोथ आ रहा है। तो एक तो डेफिनेटली द पावर नेम्स हैं जो डोमेस्टिक पावर प्लेज हैं, क्योंकि इंडिया में क्या हो रहा है कि पावर की डिमांड बढ़ रही है, और ये डिमांड और भी ज़्यादा बढ़ने वाली है, क्योंकि ज़्यादा डेटा सेंटर्स वगैरह लगेंगे, तो पावर की डिमांड बढ़ने वाली है। बट डेटा सेंटर्स पे बाद में आते हैं, बट डोमेस्टिकली जो रिन्यूएबल कैपेसिटी जो इंडिया ने डाली है, जो जो नेम्स लाइक वारी, अदानी, रिलायंस, ये लोग जो डाल रहे हैं, तो प्रॉब्लम क्या हो रहा है कि ये सारी कैपेसिटी रेगिस्तान में उन्होंने डाली है, कच्छ में या फिर डेजर्ट्स में डाली है। तो वहाँ से जो रिन्यूएबल पावर जनरेट हो रहा है, वो अगर आप अर्बन एरियाज़ में लेके आना है, तो उसके लिए आपको ट्रांसमिशन इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, जिसको, और हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन इंफ्रास्ट्रक्चर। तो ये जो कंपनीज जो परफॉर्म कर रही हैं वो ये वाला इंफ्रास्ट्रक्चर बना रही हैं फॉर द डोमेस्टिक पावर मार्केट। तो अगर आप देखते हैं जी वर्नोवा या फिर पावर इंडिया, मतलब कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है, मैं आपको एग्जांपल समझाने के लिए बोल रहा हूँ, क्योंकि ये सब ऑलरेडी परफॉर्म कर चुके हैं और वैल्यूएशंस भी काफ़ी हाई हैं। तो ये जो HVDC का जो ट्रांसमिशन इंफ्रास्ट्रक्चर है, और उसके बाद जब वो आप ट्रांसमिट करके वो रिन्यूएबल एनर्जी, सोलर एनर्जी अर्बन एरियाज़ में लेके आते हैं, फिर आपको उसको स्टेप डाउन करने के लिए हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज पे आपको ट्रांसफार्मर की ज़रूरत है, केबल्स की ज़रूरत है। तो डोमेस्टिक पावर में एक काफ़ी बड़ा कैपेक्स हो रहा है बिकॉज ऑफ ऑल्टरनेटिव एनर्जी। तो ये एक थीम है, जो अपनीज अपस्ट्रीम से लेकर डाउनस्ट्रीम तक इसको केटर कर रही हैं, यहाँ पे काफ़ी अच्छा अर्निंग्स ग्रोथ आ रहा है। तो ये एक सेक्टर हो गया। सिमिलरली रिलेटेड में जो ग्लोबल AI कंपनीज हैं, जिनको हम हाइपर स्केलर बोलते हैं, वो लोग जो डेटा सेंटर लगा रहे हैं US में, यूरोप में, तो उनके जो सप्लायर्स हैं, उनको सप्लाई करने वाली काफ़ी इंडियन कंपनीज हैं, जो स्टीम टरबाइन सप्लाई कर रही हैं, या फिर सर्टन फ्यूल सेल्स वाली कंपनीज हैं, उनको बॉक्सेस सप्लाई कर रहे हैं। तो ये एक और थीम है, जो इंडियन प्लेयर्स, स्मॉलर प्लेयर्स, जो वहाँ के सप्लायर्स को या हाइपर स्केलर्स को डायरेक्टली ये प्रोवाइड कर रहे हैं, मतलब सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। इवन डेटा सेंटर्स के भी काफ़ी US के डेटा सेंटर्स के ऑर्डर्स भी डायरेक्टली अभी इंडियन पावर प्लेयर्स को आ रहे हैं। कल ही एक आया था ऑन द स्टॉक, डिड एक्सट्रीमली वेल टुडे। सो काफ़ी मेनी अदर कंपनीज ऑल्सो, इनको भी डेटा सेंटर्स के ऑर्डर डायरेक्टली भी मिल रहे हैं और इनडायरेक्टली भी बेनिफिट आ रहा है। तीसरा जो है ऑब्वियसली डिफेंस का है। डिफेंस में क्या हो रहा है, मुझे लग रहा है कि अभी जो प्राइवेट डिफेंस प्लेयर्स हैं उनका टाइम आ गया है, क्योंकि लास्ट साइकिल में PSU डिफेंस वालों ने परफॉर्म किया था। इस बार लग रहा है कि प्राइवेट डिफेंस प्लेयर्स, मतलब उनका जो R&D था, उनका जो अप्रूवल्स था, वो सब लास्ट 2-3 साल, 4-5 साल में हो गया है, और अभी वो लोग कमीशनिंग की तरफ जा रहे हैं। तो प्राइवेट डिफेंस
प्लेयर्स ऑल्सो, उनका भी अर्निंग्स काफ़ी अच्छा आ रहा है और शायद अच्छा आ भी सकता है। थोड़ा बहुत इन सब में लंपीनेस रहेगा क्योंकि डिफेंस ऑर्डर्स आपको पता है कि मतलब एग्जीक्यूशन एक क्वार्टर में होगा, फिर 2 क्वार्टर कुछ नहीं होगा, तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर व्यू नहीं ले सकते हैं, बट ब्रॉड अगर आप ट्रेंड लाइन देखें तो अर्निंग्स अच्छा है। सिमिलरली CDMO प्लेयर्स जो GLP-1 का जो चल रहा है उससे बेनिफिट आ रहा है, और ऑल्सो चाइना प्लस वन CDMO में बहुत ही बड़ी तरीके से इंडिया पार्टिसिपेट कर रहा है, क्योंकि US और चाइना का एक दूसरे से मेल जोल ठीक नहीं है, तो काफ़ी सारा बिजनेस फ्रॉम लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू इंडियन CDMO प्लेयर्स को भी आ रहा है। सब लोगों ने कैपेसिटी बिल्डअप किया है, नॉलेज बिल्डअप किया है, एक्सपर्टीज बिल्डअप किया है, सो ऑल दैट वो सब अभी नेक्स्ट 2-3 साल में वो भी प्ले आउट होगा। तो अभी टेक्सटाइल्स एक और सेक्टर है जहाँ पे कम्प्लीटली बीटन डाउन था, और अभी शॉर्ट टर्म के हेडविंड्स जो थे टैरिफ के और शिपिंग के, वो भी रिसीड हो रहे हैं, और साथ साथ में FTAs भी खुल रहे हैं EU का, UK का। जो टेक्सटाइल कैन ऑल्सो बी वन सेक्टर विच वन कैन लुक एट। केमिकल्स में काफ़ी टाइम बाद एक तेजी आ रही है बिकॉज अगेन चाइना की वजह से, और ऑल्सो इंडियन रुपी जो है वो चाइनीज करेंसी के अगेंस्ट काफ़ी डिप्रिशिएट हुई है, तो हमारे जो केमिकल एक्सपोर्टर्स हैं वो काफ़ी कॉम्पिटिटिव हो गए इसकी वजह से। तो ये सारे सेक्टर्स हैं जहाँ पे मुझे लग रहा है कि काफ़ी अच्छी अर्निंग्स ग्रोथ दिख रही है। बहुतों में ऑलरेडी प्राइस ऊपर आ चुके हैं, तो सबको मतलब मे बी ऑन अ करेक्शन वन हैज़ टू सी, बट जो मैं बात बॉटम लाइन जो बोल रहा हूँ वो ये है कि काफ़ी सेक्टर्स में आपको ग्रोथ देखने को मिल रहा है। अगर आप क्वार्टरली नंबर्स देखेंगे या स्क्रीनर पे या किसी भी साइट पे जाके अगर आप अर्निंग्स का या टॉप लाइन ग्रोथ का स्कैन डालेंगे तो आपको अपने आप आंसर्स मिल जाएंगे कि कहाँ पे ग्रोथ आ रही है, और वहीं पे फोकस करना चाहिए। और अगर आपने 3-4 सेक्टर बताया, और नो डाउट पावर सेक्टर तो बहुत ही डिकेडल थीम दिख रही है सबको, तो ये लेकिन वैल्यू चेन ये बहुत बड़ी है, मतलब पावर प्रोड्यूसर से लेकर के फाइनल घर में जो स्विच बन रहे हैं वहां तक की चेन है ये। तो इस थीम में, चूंकि अब मुझे लगता है इसका तो एक ETF ही बना देना चाहिए, इतनी बड़ी ये थीम बन चुकी है, इतनी सारी कंपनीज हैं इसमें। तो प्रोड्यूसर से लेकर के इसके बीच में क्या इक्विपमेंट वाली कंपनीज, जैसे कुछ आपने नाम लिए उसमें, और सीमेंस और ABB सब भी जोड़ लें, वो वाला पॉकेट ज्यादा बढ़िया करेगा, या प्रोड्यूसर्स फिर उसके पीछे उसके फाइनेंशियल्स भी है वो करेगा? तो हाउ टू नैरो डाउन दिस की इस पूरी पावर थीम में कहाँ पे ज्यादा ग्रोथ दिखेगी आपको? इसका आंसर सिंपल है, हमको ये देखना है कि कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी कहाँ पे कम है। तो अगर आप पावर प्रोड्यूसर्स का देखते हैं तो वो यूटिलिटी टाइप बिजनेसेस होते हैं जो PPAs साइन करते हैं, तो उनका फिक्स्ड टाइप ऑफ यील्ड टाइप ऑफ बिजनेस है। तो वहाँ पे ऑल्दो उनका स्केल बढ़ेगा, साइज बढ़ेगा, बट दे विल नॉट बी आउट एंड आउट परफॉर्मर्स। सिमिलरली जो उनके फाइनेंशियल्स हैं उनका भी सिमिलर स्टोरी है, काफ़ी कॉम्पिटिशन है, और बियॉन्ड अ पॉइंट दे कैन नॉट अर्न अ मार्जिन। तो मैंने जो HVDC और थोड़े बहुत ट्रांसफार्मर्स वगैरह के बोले आपको, तो वहाँ पे नंबर ऑफ प्लेयर्स काफ़ी कम है जिनके पास ये एक्सपर्टीज़ है, और उनको दोनों साइड से डिमांड आ रहा है, डोमेस्टिकली भी डिमांड आ रहा है और ग्लोबली बिकॉज ऑफ AI, क्योंकि US में भी ऐसा ही सिमिलर ट्रांसमिशन कैपेक्स, पावर कैपेक्स चल रहा है। तो मुझे लगता है कि जो इक्विपमेंट का जो बीच के जो प्लेयर्स हैं, केबल्स या फिर HVDC प्लेयर्स या फिर द ट्रांसफार्मर्स, तो यहाँ पे ग्रोथ अच्छी आ रही है, यहाँ पे मार्जिन्स भी अच्छे आ रहे हैं, और यहाँ पे एक डिमांड सप्लाई मिसमैच है। तो मुझे लगता है कि, और मार्केट भी यही बोल रहा है कि यहीं यहीं पे फोकस करना चाहिए। ओके। और ये जो अपनी डेटा सेंटर की थीम है, इसमें एक दो प्लेयर डायरेक्ट भी मिल जाएंगे, जैसे भारती एयरटेल डायरेक्ट प्ले भी है डेटा सेंटर में, उनका एन एक्स्ट्रा करके है। करेक्ट। लेकिन इसमें बहुत सारे छोटे छोटे प्लेयर हैं, तो इसको प्ले करने के लिए भी इक्विपमेंट में जाएं, वहां से भी उनको प्ले मिल सकता है, या फिर आप डायरेक्ट प्ले ढूंढे, एक दो शायद मिल जाए, या फिर कोई रियल एस्टेट का ही प्लेस में मिल जाए। नहीं, डायरेक्ट प्लेस में वो क्या होता है ना, फिर से वो यील्ड बिजनेस बन जाता है, तो वो आपका वो डेटा सेंटर लगाएगा, उसमें इतने रेंटल कैपेक्स यील्ड डालेगा, जैसे। उसके ऊपर उसको यील्ड मिलेगा। तो आई थिंक द स्टोरी वहाँ पर भी इक्विपमेंट में ही है, क्योंकि इक्विपमेंट वाले जैसे बोलते हैं ना कि गोल्ड रश में जैसे पिक्स एंड राइट। शॉवल्स वालों को कैसे बनाए थे, राइट, पिक्स एंड शॉवल्स थ्योरी बोलते हैं, सिमिलर है ये। वो AI का गोल्ड रश चल रहा है, तो वी हैव टू फोकस कि ये जो AI डेटा सेंटर्स डाल रहे हैं, जो हाइपरस्केलर्स पैसा खर्च कर रहे हैं बिलियंस ऑफ डॉलर्स, वो सारा का सारा पैसा इक्विपमेंट के पास ही, प्लेयर्स के पास ही जाएगा। और वो वाला जो इंडस्ट्री है, जो एक्सपर्टीज है, वो बहुत छोटा है, क्योंकि ये सब सडनली आ गया था।
सो अभी नए प्लेयर्स को आने में टाइम लगेगा, नया एक्सपर्टीज आने में टाइम लगेगा। तो मेरे ख्याल से जो प्रॉफिट पूल है वो इक्विपमेंट के एरिया में ही ज़्यादा है और वहीं पे फोकस करना चाहिए। ओके प्रभाकर, आप उस इलाके से आते हैं जो हमारे देश के ना टेक कैपिटल के लिए, आईटी कैपिटल कही जाती है, और हमारे यहाँ ये आईटी परफॉर्मेंस बहुत ही खराब रहा पिछले कुछ सालों से। तो मुझे इसको समझाइए कि आईटी की रियल प्रॉब्लम क्या है, क्योंकि आप ज़्यादा इंटरेक्ट करते होंगे उस टेक फील्ड के लोगों से, और दूसरा हमारे यहाँ कोई डायरेक्ट एआई प्ले है भी क्या नहीं है? देखिए आईटी की प्रॉब्लम ये है कि अगर आप इन्फोसिस, टीसीएस का अगर आप बिजनेस मॉडल देखते हैं तो बिजनेस मॉडल ये था कि अगर आपको एक यूएस कंपनी प्रोजेक्ट देती है और उसके लिए फिर आप उनको बोलते हैं कि हमको इस प्रोजेक्ट पे 100 लोग लगेंगे और ईच पर्सन का मेरे को इतना डॉलर्स लगेंगे, $1000 लगेंगे, तो पूरे प्रोजेक्ट का मेरे को $1 मिलियन लगेगा। तो ऐसा आप उनको कोड देते थे पहले। तो और ये लोग 100 लोगों को फिर यहाँ पे कोडिंग करके वो प्रोजेक्ट डिलीवर करते थे। तो अभी एआई के आने से क्या हो रहा है कि जो कस्टमर को भी पता है कि जो कोडिंग पहले 100 लोग करते थे वो शायद अभी 60 लोग कर सकते हैं, 50 लोग कर सकते हैं। तो कस्टमर्स पूछ रहे हैं कि या तो आप 50 लोगों का प्रोजेक्ट हमको दो या फिर आप अपना प्राइसिंग कम करो, राइट? तो ये जो प्राइसिंग प्रेशर जो लेगेसी प्रोजेक्ट्स पे आ रहा है, इसकी वजह से आईटी कंपनीज का डीरेटिंग हुआ है, राइट? तो उसका दूसरा काउंटर आर्ग्यूमेंट ये है कि एआई की वजह से नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स काफ़ी बढ़ जाएंगे, तो ओवरऑल रेवेन्यू अगर पर कस्टमर कम होता है बट हमारे नंबर ऑफ कस्टमर्स बढ़ जाएंगे और ओवरऑल रेवेन्यू बढ़ने के चांसेस हैं। बट मार्केट अभी वो थीसिस बिलीव नहीं कर रहा है। और ये जो हमारे लेगेसी आईटी कंपनीज हैं, इन्फोसिस, टीसीएस, इनके पास एआई रिलेटेड कुछ खास टेक्नोलॉजी या फिर कुछ खास एक्सपर्टीज बिल्ड नहीं की है। बट अगर आप कोई थोड़े बहुत मिड कैप कंपनीज देखते हैं आईटी सेक्टर में, जिन्होंने काफ़ी एक्विजिशंस किए हैं या एआई एक्सपर्टीज लास्ट 4-5 सालों से उन्होंने बिल्डअप किया है, तो मुझे लगता है कि मार्केट में भी ये डिफरेंशिएशन होना स्टार्ट हो जाएगा। जो ओल्ड सर्विसेज कंपनीज हैं जिनके पास एआई एक्सपर्टीज नहीं है और जो थोड़े बहुत लार्ज मिड कैप कंपनीज आईटी के हैं जहाँ पे एआई एक्सपर्टीज है, उन दोनों के बीच में डिफरेंशिएशन होना स्टार्ट हो जाएगा। दैट इज़ वन रीज़न। सेकेंड रीज़न है कि जो काफ़ी बड़ी कंपनीज हैं वो अपना खुद का जीसीसी, जिसको बोलते हैं ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर, इंडिया में ही सेट कर रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि अगर हम आपको पैसे क्यों दें, हम खुद अपने आप हायर करके हम अपने आप अपना आईटी टीम यहाँ पे इंडिया में खड़ा कर देंगे। तो ये दूसरा है जो हेडविंड है, ये आईटी कंपनीज को आ रहा है, लार्ज आईटी कंपनी। इस वजह से उनका परफॉर्मेंस तो अभी तक कुछ खास खराब नहीं हुआ है, बट आउटलुक और जो आगे का जो फ्यूचर है वो थोड़ा ब्लीक लग रहा है, जिसकी वजह से मार्केट्स ने उनको पनिश किया हुआ है। आगे जाके एग्जैक्टली कैसे प्ले आउट होता है इसका आंसर तो किसी के पास भी नहीं है, क्योंकि ये जो पूरा एआई का जो स्टोरी है वो इवॉल्विंग है और हर 6 महीने में, हर 3 महीने में नया मॉडल आता है, उसका बेंचमार्किंग होता है। कुछ लोग बोल रहे हैं कि इतना गेम चेंजिंग भी नहीं है, कुछ लोग बोल रहे हैं कि शायद 1-2 साल में पूरा का पूरा वर्ल्ड ही बदल जाएगा। तो आंसर्स किसके पास भी नहीं है और अनसर्टेनिटी के टाइम मार्केट जो है वो थोड़ा वर्स्ट के सिनेरियो देख के प्राइसिंग करता है, राइट? सो वही हो रहा है आईटी कंपनीज के साथ। तो हेडविंड तो मेरे ख्याल से रहेगा। कोडिंग में डेफिनेटली एआई की वजह से प्रोडक्टिविटी इंप्रूवमेंट है, क्योंकि हम लोग कोडिंग करते हैं, हमको पता है। तो कोडिंग में डेफिनेटली इंप्रूवमेंट है। कैसे ये कंपनीज अपने आप को री इन्वेंट करते हैं ये देखना पड़ेगा। बट आई थिंक फॉर द टाइम बीइंग तो मुझे कुछ खास शायद बॉटमिंग आउट हो गया है, क्योंकि मार्केट ने बहुत इनको मतलब बुरी तरह से वैल्यूएशन कम हो गए, बट बाउंस बैक आएगा कि नहीं मुझे थोड़ा डाउट लग रहा है इन द नियर टर्म। मुझे तो लगता है प्रभाकर ये कंपनियां अभी भी रियलाइज भी नहीं कर रही, मानने को भी तैयार नहीं है कि उनसे गलती हो रही है। उनकी हर अर्निंग की कमेंट्री सुनते तो लगता है कि वो लोग अभी शायद इस बात में है डिनाइल मोड में कि नहीं हमारा ठीक है। ये छोटी कंपनियों को ना मतलब स्ट्रैटेजी पिवट करना इजी होता है। इन लोगों को जो 20-25-30 सालों से उनको मतलब मुश्किल है। मतलब इट्स लाइक जैसे अगर आपको छोटी गाड़ी है तो आपको यू टर्न लेने में इजी है, बट अगर आपके पास बड़ा ट्रेलर ट्रक है तो आप घुमाने में 10 बार सोचोगे। तो इनके साथ शायद वैसा ही कुछ हो रहा है। बट जरूरी है कि कुछ स्टेप्स वो लोग लें। देखना पड़ेगा कैसे प्ले आउट होता है। ओके अच्छा, बैंक और एफएमसीजी जो प्योरली डोमेस्टिक थ्योरी है, इसमें कुछ आपको इंटरेस्टिंग प्ले लगता है कि इसको छोड़ देना चाहिए? बैंक से जैसे मैंने आपको समझाया कि क्रेडिट ग्रोथ तो अच्छा अगर कंट्री लेवल पे भी रहा
तो कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी काफ़ी बढ़ गई है, क्योंकि पहले अगर आप सोचें HDFC बैंक, कोटक बैंक, इनमें पैसा क्यों बनता था? क्योंकि बाकी जो PSU बैंक्स थे वो लेंड नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि वो लोग NPA से मतलब पूरा का पूरा डूब चुके थे, और पूरा का पूरा क्रेडिट ग्रोथ सिर्फ प्राइवेट बैंक्स मार्केट शेयर कैप्चर कर रहे थे। और उस टाइम पे स्मॉल फाइनेंस बैंक, NBFC ज़्यादा नहीं थे, मतलब 10 साल पहले, 15 साल पहले, राइट? तो अभी क्या हो गया है कि अगर आप नंबर ऑफ फाइनेंशियल लिस्टेड प्लेयर्स ही अगर आप देखें तो इतने सारे हो गए हैं, और सबकी बैलेंस शीट्स प्रिस्टीन है, सबके प्रोविजनिंग्स हो चुके हैं, और सब लोग लेंडिंग करने को तैयार हैं। तो मुझे लगता है कि प्राइवेट बैंक्स में कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी का प्रॉब्लम है, और सबके साइज भी काफ़ी बड़े हो गए हैं। द बिगर प्लेयर्स लाइक HDFC, स्पेशली मर्जर के बाद, अभी तो ऑलमोस्ट मतलब अगर इन टॉप 4-5 बैंक्स विल बी, मतलब कंट्री का जो क्रेडिट ग्रोथ है वो उसका 50-60% ये लोग लेके चल रहे हैं। अगर आप SBI, HDFC, कोटक, ICICI को जोड़ते हैं तो बहुत हाई ग्रोथ आना है इसमें, पहले की तरह 20-25% ग्रोथ आना मुश्किल लग रहा है। बट जैसे मैंने बोला कि वैल्यूएशंस बीटन डाउन हो गए हैं, तो थोड़ा बहुत इंप्रूवमेंट आया तो एक थोड़ा बहुत रैली आ सकता है, बट कुछ ऐसे फायरवर्क्स मुझे नहीं लगता है इधर FMCG में या इसमें आएगा। ओके, मेरा सेकंड लास्ट क्वेश्चन ये है कि आपको इस वक्त एक कोई बिगेस्ट रिस्क दिख रहा है क्या? वो मिडिल ईस्ट कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, एल नीनो हो सकता है, अर्निंग्स हो सकती है, या कुछ और चीज जो आप देख रहे हैं? आई थिंक बिगेस्ट रिस्क जियोपॉलिटिकली है, मतलब और कुछ नया, मतलब मुझे नहीं लगता कि ईरान और US का, आई थिंक वो स्टोरी मार्केट मतलब उससे आगे बढ़ चुका है, क्योंकि हर दिन कुछ ना कुछ न्यूज़ आ रहा है, बट मार्केट रिएक्ट नहीं कर रहा है, क्रूड रिएक्ट नहीं कर रहा है, हर दूसरे दिन व्हाट्सएप पे कुछ ना कुछ आता है, हर वीकेंड व्हाट्सएप पे कुछ नया आता है, बट मार्केट्स आर नॉट रिएक्टिंग। ट्रम्प के स्टेटमेंट्स को भी मार्केट्स इग्नोर कर रहा है, तो वो फेज मेरे ख्याल से हो गया है। तो सेम चीज़ से मार्केट बार बार नहीं डरता है, फर्स्ट टाइम, सेकेंड टाइम, थर्ड टाइम डरता है, बट उसके बाद मार्केट यूज टू हो जाता है। तो मुझे नहीं लगता कि एग्जिस्टिंग इश्यूज से कुछ प्रॉब्लम होगा, अनलेस समथिंग टोटली न्यू हैपन्स, जैसे अगर ताइवान या चाइना में कुछ हुआ, वो एक बड़ा रिस्क है। और दूसरा रिस्क है वो है AI ब्लोअप का, मतलब जैसे इन्वेस्टमेंट्स हो रहे हैं, जैसे बबल बन रहा है US में, अगर आप SpaceX का देखते हैं, पूरा का पूरा स्टोरी ही है वो, मतलब वो स्टोरी वो लोग और भी ज़्यादा वहाँ पे उसमें मतलब आग में ये तेल डाल रहे हैं कि AI ऐसे होगा वैसे होगा। थोड़ा बहुत अगर वो प्ले आउट होने में टाइम लगा, और अगर मार्केट्स को लगा कि जो इतना इन्वेस्टमेंट हो रहा है उससे रिटर्न्स इतनी जल्दी नहीं आएगा, तो वहाँ पे थोड़ा बहुत ब्लो अप हो सकता है, जो शॉर्ट टर्म में इंडिया को भी इम्पैक्ट करेगा, बट मीडियम टू लॉन्ग टर्म में इंडियन कैपिटल फ्लोज के लिए वो अच्छी बात होगी, क्योंकि हम लोग, जैसे आपने बोला कि ट्रेडिशनल नॉन AI प्ले बन गए हैं, तो अगर AI का वहाँ पे टूटता है तो कैपिटल वापस भाग के इंडिया आएगा। तो बट शॉर्ट टर्म में अगर वहाँ पे डिसलोकेशन हुआ तो हम पे भी इफेक्ट आएगा, क्योंकि ग्लोबली सब लिंकेजेस हैं। ऐसा नहीं है कि हम लोग बोलेंगे कि क्योंकि हमको फर्क नहीं पड़ेगा, ऐसा नहीं है, शायद फर्क थोड़ा कम पड़े, बट फर्क पड़ेगा। तो मुझे लगता है कि ये दो रिस्क हैं, यानी न्यू जियोपॉलिटिकल फ्लेयर अपस और AI बबल में कुछ बर्स्ट होना। ओके, मेरा लास्ट क्वेश्चन ये है कि दो हमारे यहाँ मेगा सुपर मेगा IPOs आने वाले हैं, एक NST का और एक जियो प्लेटफॉर्म्स का। इस पर आपका टेक क्या है, व्यू क्या है? विल यू पार्टिसिपेट, नॉट, व्हाटएवर यू? मतलब जैसे मैंने बोला कि हम लोग तो मिड और स्मॉल कैप और प्लेयर्स हैं, तो ये दोनों लार्ज कैप्स हैं, तो अल्ट्रा लार्ज कैप। हाँ, अल्ट्रा लार्ज कैप्स हैं, शायद डायरेक्टली आते ही निफ्टी में आएंगे ये लोग। यस। तो मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा कुछ क्रीम ऑन द टेबल है, तो बट आई थिंक दोनों अच्छे कंपनीज हैं। जियो एंड भारती आर डियोपलीज, राइट? मतलब बड़े दो ही कंपनी है पूरे इंडिया में, स्टेबल बिजनेसेस हैं, ठीक ठाक ग्रोथ है, तो जियो इज ऑल्सो गुड। NSE ऑब्वियसली इज ऑलमोस्ट बोल सकते हैं कि मोनोपोली है, अभी तो BSE थोड़ा ऑप्शंस वगैरह में मार्केट शेयर कैप्चर किया है, बट NSE इज NSE, राइट? उसका साइज स्केल मतलब अलग ही लेवल पे है। तो बोथ द कंपनीज मतलब कंपाउंडर्स हैं, दोनों अच्छा करेंगे। और शायद निफ्टी में भी, शायद निफ्टी का जो अर्निंग्स क्वालिटी है शायद उसको भी बढ़ाएंगे, क्योंकि ये दोनों अंदर आएंगे तो कोई एक दो शायद IT वाले बाहर भी चले जाएं, तो निफ्टी का जो कॉम्पोजिशन है वो थोड़ा चेंज होगा, और वैसे ही होके फिर निफ्टी ऊपर आता है। मतलब अभी जैसे निफ्टी का जो करंट कॉम्पोजिशन है वो, उसकी वजह से निफ्टी सबड्यूड है, जैसे हमने डिस्कस किया कि IT है, FMCG है, धीरे धीरे करके ये लोग बाहर जाएंगे और नए थोड़े ग्रोथ वाले नेम्स निफ्टी के अंदर आएंगे, तो
तो निफ्टी का कॉम्पोजिशन बदलेगा, अर्निंग्स प्रोफाइल बदलेगा और फिर से निफ्टी में थोड़ा मतलब परफॉर्मेंस आने की संभावना बढ़ेगी. सो बोथ द आईपीओज आर गुड बट नॉट फॉर मी. बस जैसे स्पेस एक्स में हुआ कि रूल्स चेंज करके उसको फटाफट अंदर लेके आए और फंड बाइंग शुरू हो गई, वैसे इधर ये दोनों आएंगे तो इसमें फंड बाइंग होगी, क्योंकि ऑब्वियसली जो पैसिव फंड है उनको लेना ही पड़ेगा इसमें. वेरी इंटरेस्टिंग. नहीं, ये अच्छा आपने पॉइंट दिया कि इनके एंट्री होने से निफ्टी को फायदा हो जाएगा बिल्कुल. कि प्रोफाइल वैल्यूएशन की वजह से प्रोफाइल पूरी चेंज होगी और कुछ आईटी बाहर जा सकते हैं जो लेगार्ड हैं वहाँ पे. दैट्स इनसाइट. सो वेरी इंटरेस्टिंग डिस्कशन था प्रभाकर, बहुत ही अच्छा, मजा आया. और आपने कुछ सेक्टर्स बताए जहाँ पे अल्फा क्रिएट किया. एक्चुअली मैंने ये सवाल इसलिए पूछा था कि आजकल बहुत डिस्कशन चल रहा है, तो मैंने कहा बेस्ट आदमी तो प्रभाकर जी उन्हीं से पूछना चाहिए. तो साइडवेज मार्केट में आप अल्फा क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन आपको चूज करना पड़ेगा केयरफुली कि जहाँ पे आपको मौका मिले वहाँ पे आप उसको लेके चल सकते हैं. सो थैंक यू सो मच प्रभाकर. अगली मीटिंग हम लोगों की फिर दिवाली के आसपास हम लोग करेंगे. इस बार हम लोग थोड़ा 1 महीने पहले करेंगे, क्योंकि दिवाली के आसपास लोगों को बड़ा फ्लेवर रहता है कि अब कैसा होने वाला है, तो उस समय हम लोग एक बार फिर से चेक करेंगे. तब तक 4-5 महीने बीत जाएंगे और बहुत सारी घटनाएं घट चुकी होंगी, तो भी उससे बात करने के लिए काफी हमारे पास पॉइंट होंगे. थैंक यू सो मच. स्टे ट्यून. आप मैं इसको क्लोज कर रहा हूँ प्रभाकर, 30 सेकंड रुकिएगा, उसके बाद आप लॉग आउट करिएगा. ठीक है.